दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम पहलू खान मॉब लिंचिंग केस की बात करेंगे। दोस्तों, अपने देश में दो तरह के राज्य हैं। कुछ राज्यों में बीजेपी की सत्ता है और कुछ में गैर बीजेपी सरकार है। बीजेपी वाले राज्यों में मसलन उत्तर प्रदेश और गुजरात में अपनी कमी को छुपाने के लिए लव जिहाद जैसे इश्यूज का हवा खड़ा किया जाता है और जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाते हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये खतरा उन्हीं राज्यों में क्यों पैदा हो जाता है जहां बीजेपी की सरकार है, और जो दूसरे राज्य हैं वहां पर धर्म परिवर्तन का खतरा या वहां पर लव जिहाद का खतरा क्यों नहीं पैदा होता। इससे शक होता है कि ये खतरा पैदा नहीं होता है बल्कि जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया के जरिए से पैदा किया जाता है। इसका एक उदाहरण हरियाणा है, जहां किसानों के मामले में जब बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा बदनाम हो गई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अचानक धर्म परिवर्तन का खतरा दिखाई देने लगा और उसको रोकने के लिए उनको एक कानून की जरूरत पड़ गई। मनोहर लाल खट्टर नहीं जानते कि धर्म की आज़ादी मूलभूत अधिकार है और इस पर रोक लगाना ये सबसे बड़ा अन्याय है। गुजरात में भी इसी तरह का कानून अभी पिछले दिनों बना, लव जिहाद का कानून, लेकिन उस पर जो है वो हाई कोर्ट ने उस पर एतराज किया गया तो हाई कोर्ट ने उसके कई अनुच्छेद पर जो है वो रोक लगा दी। असल मसला ये है कि गुजरात में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए 15 जून को एक एक्ट बनाया गया और उसको नोटिफाई किया गया, और जो पुराना एक्ट था उसके अंदर कुछ संशोधन किए गए। इसके खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद हाई कोर्ट में चली गई और उसने कहा कि इसके कई अनुच्छेद असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ हैं। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने अगली हियरिंग तक अनुच्छेद 443A और 4C, 5, 6 और 6A तक सारे कानून का इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया, क्योंकि एक धर्म का मानने वाला, यानी जज साहब के अनुसार एक धर्म का मानने वाला एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मानने वाले के साथ बिना बल प्रयोग और लालच या धोखे के विवाह कर सकता है और ऐसी शादी को गैर कानूनी नहीं करार दिया जा सकता और इसको धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया जाने वाला जो है वो विवाह नहीं कहा जा सकता। गुजरात हाई कोर्ट ने लोगों को बिना मतलब परेशानी से बचाने के लिए ये स्थायी ऑर्डर दे दिया और अब ये केस आगे भी चलेगा। देखना ये है कि आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। इसका एक उदाहरण बड़ौदा में सामने आया, जहां एक 25 साल की महिला ने जून 2021 में एक FIR दर्ज कराई और उस FIR में उसने ये लिखवाया कि फरवरी 2021 में उसको ज़बरदस्ती और धमकी देकर उससे शादी कराई गई और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो बाद में आगे चलकर वो खुद हाई कोर्ट में गई और उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। उस महिला का अपनी बात का पलट जाना, यानी पीछे चले जाना, इस बात का सबूत है कि उसको डरा धमका कर वो FIR दर्ज करने पर मजबूर किया गया था और जब तक वो दबाव था वो बेचारी उसमें जो है वो दब के झूठ बोलती रही, लेकिन अब जबकि वो दबाव ख़त्म हो गया तो वो सच बोलने लगी है। अब वो चाहती है कि उसकी तरफ से जो 17 जून को FIR दर्ज कर दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये लव जिहाद के कानून के तहत मुकदमे का एक दिलचस्प मोड़ है और इसी तरह के वाक़यात जो है वो पूरे देश में होते रहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का मामला आता है घर वाले दबाव डालते हैं और उसके दबाव में जो है वो लड़कियां या लड़के जो है वो कुछ और कहने लगते हैं और जब हालात नॉर्मल होते हैं तो कुछ और बात होती है। तो इस तरह की जो सामाजिक इश्यूज़ है इसका सरकार फ़ायदा उठा करके अपनी राजनीति चमकाती है। यही हमारे देश का एक मसला है। तो दोस्तों, एक तरफ तो जनता के भावनात्मक शोषण के लिए ऐसे कानून बनते हैं और दूसरी तरफ गैर बीजेपी राज्यों में अगर आप देखें तो मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर कानून बनाया जाता है।
इसकी मिसाल पश्चिम बंगाल में है, जहां पर अभी अभी मॉब लिंचिंग करने वाले के लिए उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया। यानी ये उम्र कैद तो उन लोगों को मिलेगी कि जिन्होंने मारपीट की, लेकिन जो उसका पीड़ित है वो जिंदा है। लेकिन अगर वो पीड़ित मर जाए, उसका जो है वो देहांत हो जाए, तो मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सज़ा का प्रावधान है और इसी के साथ उससे जो है वो 5 लाख जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। ये कानून जब पश्चिम बंगाल की असेंबली में आया तो बीजेपी के अलावा सारे विपक्ष ने इसका समर्थन किया और बीजेपी ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि वो तटस्थ रही, ना तो इसकी समर्थन किया और ना इसका विरोध किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के विधायकों को भी ये बात समझ में आई कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि विपक्ष जो है सरकार की हर चीज़ का विरोध करता है और ममता की तो हर बात का विरोध जो है वो बीजेपी की तरफ से होता है, लेकिन इस कानून का विरोध नहीं हुआ। इससे अंदाज़ा होता है कि इस पर सारे लोग जो है वो सहमत हैं। अब झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी इस तरह के कानून की मांग होने लगी है, इसलिए कि वहाँ पर मॉब लिंचिंग के वाक़यात आए दिन सामने आते रहते हैं। बल्कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान सरकार भी ऐसा कानून बना चुकी है। दरअसल मॉब लिंचिंग में जो उसके बढ़ने के जो अनेक कारण हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो गुंडे जो है वो लोगों के ऊपर जो है अपना हिंसा करते हैं, उनके दिल से कानून का डर निकल गया है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। और यही कारण है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो उनका बाल बीका नहीं होगा और इसीलिए इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। इस मामले में सुस्ती करने वाले अपराधियों के बजाय उल्टा पीड़ितों पर कार्रवाई करने वाली पुलिस अधिकारियों को भी जो है वो सज़ा मिलना आवश्यक है। अगर वो इसी तरह से अपराधियों को बचाते रहेंगे और उल्टा पीड़ितों पे केस डालेंगे, तब तो ये मॉब लिंचिंग कभी नहीं रुकेगी। तो ये ज़रूरी है कि जो लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको सज़ा दी जाए, और ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई अधिकारी सुस्ती दिखाता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। ये जो प्रशासन भेदभाव करता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पहलू खान का मामला है। 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ अपनी गाड़ी में सरकारी मंडी से गाय खरीद कर राजस्थान से हरियाणा यानी अपने गांव नूह ले जा रहे थे। उनको जयपुर दिल्ली हाईवे पर बहरूड़ गांव के पास गौरक्षकों ने रोका और उनके ऊपर गाय की स्मगलिंग का आरोप लगा दिया, और आरोप लगाने के बाद खुद ही उनको सज़ा भी देने के लिए तुल गए, यानी उन पर हमला कर दिया। इसके बाद पहलू खान को जख्मी हालत में एक नज़दीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया और 2 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई। एक तो उस हमलावर भीड़ के खिलाफ थी जिसने कि पहलू खान और उनके साथियों पर, उनके बेटों पर और उनके ड्राइवर पर हमला किया, और दूसरी खुद पहलू खान के खिलाफ थी और उनके बेटों और ट्रक ड्राइवर को उसमें आरोपी बनाया गया था। तो ये अजीब बात है कि जिसके ऊपर जो है वो अत्याचार हुआ, उसी के खिलाफ एक FIR भी बन गई। उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से जो है वो गाय को राज्य के बाहर स्मगलिंग करने का आरोप था। दूसरी वाली FIR पर चार्जशीट दाखिल होने तक राजस्थान में सरकार बदल गई। परिणाम स्वरूप पहलू खान और उनके बेटों को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके अलावा हमला करने वाले सभी आरोपियों विपिन यादव, रविंदर कुमार, कालू राम, दयानंद, योगेश और भीम सिंह को भी उसी समय यानी 2 साल पहले अलवर की एक निचली अदालत ने बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने और फिर पहलू खान के बेटों ने हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज कर दिया, क्योंकि कई गवाहों के आरोपियों के खिलाफ सबूत मौजूद थे। उन लोगों ने जो है वो आरोपियों का नाम बताया था, उन्होंने उनको पहचाना था, और मॉब लिंचिंग में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो भी आरोपियों के पास पुलिस को मिले थे। तो इसलिए पहलू खान के बेटे इरशाद और आरिफ ने जो है वो हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की
और उसको हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जस्टिस गोवर्धन और जस्टिस बिश्नोई की बेंच ने आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से वारंट जारी कर दिया। ये एक अच्छी खबर है। दोस्तों, हमारे देश में मॉब लिंचिंग पर प्रधानमंत्री से लेकर मोहन भागवत तक सभी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आरोपियों को कोई सजा नहीं मिलती। अगर पहलू खान के कातिलों को उनके करतूत की सजा मिल जाए तो ये मॉब लिंचिंग करने वालों को जो है ये समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी सजा मिलती है और इस अन्याय और अत्याचार पर किसी न किसी हद तक लगाम लगेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि राजस्थान में हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में जहाँ पिछले दिनों कई मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए, वहाँ भी जो है वो लोगों को इसकी सज़ा मिलेगी, करार वाकई सज़ा मिलेगी। झारखंड में, बिहार में, जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई है वहाँ लोगों को सज़ा मिलेगी और ये जो बहुत बुरी चीज़ है जो हमारे समाज में आ गई है वो जो है वो रुक जाएगी। ये जो कलंक है हमारे समाज पे, ये कलंक जो है वो धुल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।